हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज श्रीवास्तव। मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 के इतिहास का लेसन 1 हड़प्पा सभ्यता। आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा की नगर निर्माण योजना के बारे में। हड़प्पा का नगरों का निर्माण किस तरह से हुआ था। हड़प्पा के नगर निर्माण योजना, हड़प्पा की सबसे मुख्य विशेषता उसकी नगर निर्माण योजना थी। नगरों का निर्माण एक सुनियोजित तरीके से किया गया था। नगरों को इस तरह से बसाया गया था जिसे देखने में काफी ही वो सुंदर दिखते थे। नगरों में आश्चर्यजनक एकरूपता देखने को मिलती थी। प्रत्येक नगर एक दूसरे से काफी दूरी पर बसे हुए थे। नगरों के निर्माण में एक समान ईंट का प्रयोग किया गया था। प्रत्येक नगर जो थे वो नदियों के किनारे या नदियों के नजदीक में बसे हुए थे। इसके निर्माण में जो ईंट का प्रयोग किया गया था वो धूप में सुखाए हुए या आग में पकाए हुए थे। जिस तरह से हड़प्पा में ईंट का प्रयोग किया गया था नगर निर्माण में, उस तरह से सुमेरी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ साथ नगरों के निर्माण के अतिरिक्त नलियों, गलियों और सड़कों पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे दो स्तरीय नगर। दो स्तरीय नगर किसको कहा गया था। हड़प्पा में नगरों का निर्माण इस तरह से किया गया था, उसे देखने से वह दो स्तरीय नगर के रूप में नजर आता था। एक ऐसा नगर जो छोटा था लेकिन वह ऊंचाई पर बसा हुआ था, और दूसरा निचले शहर कहा जाता था जो काफी बड़ा था। ऊंचाई पर बसे हुए शहर को दुर्ग अथवा गढ़ी के नाम से जाना गया, लेकिन जो नीचे बसा हुआ था उसे निचले शहर के नाम से जाना गया। दुर्ग और गढ़ी जो थे वो कच्चे ईंटों के चबूतरों पर बना हुआ था। दुर्ग को चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई थी। इसकी घेराबंदी करने का मुख्य कारण था दुर्ग को बाढ़ और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करना। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे जल निकासी व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्थाओं पर काफी ध्यान दिया गया था। जल निकासी का अर्थ होता है जल को निकलने की व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता में जल को निकालने की भी व्यवस्था की गई थी। भवनों के निर्माण के पहले हड़प्पा सभ्यता में नलियों और गलियों पर विशेष ध्यान दिया गया था। नलियों और गलियों के निर्माण के बाद ही उसके अगल बगल भवन का निर्माण किया गया था। भवनों के निर्माण के बाद उसकी नलियों को मुख्य नलियों से जोड़ दिया गया था। मुख्य नलियों से जोड़ने के बाद नलियों का जो निर्माण किया गया वो पक्की ईंटों से किया गया था। इसके बाद नलियों को चारों तरफ से ईंट और पत्थरों से ढक दिया गया था। किसी भी हड़प्पा सभ्यता में किसी भी नलियों को खुला नहीं रखा गया था, और नलियों की साफ सफाई के लिए बीच में गड्ढे बनाए गए थे जिससे उसे साफ सफाई करने में आसानी हो। जिस तरह हड़प्पा सभ्यता में नलियों की देखरेख की जा रही थी, उस तरह प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में कोई व्यवस्था नहीं थी। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे मनके कैसे बनाए जाते थे। मनके अर्ध बहुमूल पत्थर से बनाए जाते थे। मनके एक प्रकार के आभूषण होते थे जो शेलखंडी, शंख, तांबे, कांसा, सोना, चांदी इत्यादि से बनाए जाते थे। इसके अतिरिक्त इसमें विभिन्न प्रकार के पत्थरों का भी उपयोग किया जाता था। मनके दो पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। इसके बाद इसे विभिन्न आकार दिया जाता था, जैसे चंद्राकार, ढोलाकार, बेलनाकार, गोलाकार
कई रूपों में इसे ढाला जाता था। मनकी को साँचे में डालकर भी इसे बनाया जाता था। इसके बाद इसके शीर्ष पर सोने जड़ दिए जाते थे, जिससे यह काफी खूबसूरत नजर आता था। इसके अतिरिक्त इसे और भी अच्छे तरीके से सजाया जाता था, जिससे इसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती थी। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के व्यापार व्यवसाय, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना व्यापार व्यवसाय कैसे करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार उनके व्यापार व्यवसाय थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार व्यवसाय में काफी रुचि लेते थे। व्यापार व्यवसाय को अपने तन मन पूरी तरह से समर्पित करके वो किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा व्यापार व्यवसाय करते थे, क्योंकि उस समय सिक्के की प्रचलन नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास कच्चे माल का काफी अभाव था, इसलिए वो लोग कच्चे माल अपने आस पड़ोस के लोगों से प्राप्त करते थे। इसके साथ ही साथ वो अपने क्षेत्रीय स्थलों से व्यापार व्यवसाय करते थे और विदेशों से भी अपना व्यापार व्यवसाय वो किया करते थे। इनके व्यापार का मुख्य केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। ये अधिक से अधिक व्यापार जल मार्ग के द्वारा करते थे। ये अन्य वस्तु विदेशों से भी मंगवाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग चांदी ईरान और अफगानिस्तान से मंगवाते थे, सोना मैसूर से मंगवाते थे, तंबा राजस्थान के खेतड़ी से मंगवाते थे। इसके अतिरिक्त अर्ध बहुमूल्य पत्थर जैसे मूंगा, पाना, हीरा, लाजियावर, ये सब पत्थर जो थे अफगानिस्तान, ईरान, महाराष्ट्र, कश्मीर इत्यादि से मंगवाते थे। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे पुरातत्व क्या है। तो पुरातत्व एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई करवाता है और उस खुदाई के बाद जो अवशेष या जो सामग्री प्राप्त होते हैं उसके माध्यम से वहाँ के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करता है कि अतीत काल के लोगों का भौतिक जीवन कैसा था, उनकी रहन सहन कैसी थी, उनकी वेशभूषा कैसी थी, उनके पहनावा कैसा था, उनकी शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। इसके अतिरिक्त वहाँ भवनों का निर्माण कैसे किया गया था। हर प्रकार के बारे में इसके द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है। पुरातत्व के द्वारा ही प्राप्त सामग्रियों से इतिहास लेखन में भी काफी सुविधाएं प्राप्त होती है। किसी भी सम्राट या किसी भी सभ्यताओं का इतिहास लिखने में पुरातत्व काफी सहयोगी होता है। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कार्बन 14 विधि क्या है। कि कार्बन 14 विधि क्या है। तो कार्बन 14 विधि तिथि निर्धारण करने की एक विधि है। तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को ही कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज 1946 ईस्वी में की गई थी। इसकी खोज अमेरिका के एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीबी के द्वारा किया गया था। इस विधि से उसने यह पता लगाया कि कार्बन 14 और कार्बन 12 दोनों की मात्रा जीवित व्यक्ति में स्थिर होती, लेकिन जब कोई मृत्यु या उसका विनाश की अवस्था आती है, जब किसी भी चीजों की मृत्यु या विनाश की अवस्था आती है, तो उस अवस्था में कार्बन 12 पूरी तरह से स्थिर हो जाता है, लेकिन कार्बन 14 का धीरे धीरे क्षय होने लगता है। तो जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम होती है, वो वस्तु उतना ही पुराना माना जाता है। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे समाधान क्या है। हड़प्पा सभ्यता में जिस तरह नगरों की निर्माण की व्यवस्था की गई थी या नलियों गलियों की व्यवस्था की गई थी, उसी तरह से लोगों के मृत्यु के बाद शवों की भी रख रखाव की अनेक विधियां प्रचलित थी।
जब किसी की मौत होती थी तो मृत्यु के बाद उसके सिर को उत्तर दिशा की ओर करके रखा जाता था। मरने के बाद लोगों को गड्ढे में या कब्र में दफनाया दिया जाता था। इसके बाद लोगों की जब कब्र में दफनाया जाता था तो दफनाने के समय कब्र में मिट्टी के बर्तन, तांबे के दर्पण इत्यादि सामग्री को भी रखा जाता था। कब्र पक्की ईंटों से बनाया जाता था। इसके अतिरिक्त बहुत से हड़प्पा के नगर जो थे वह नदियों के किनारे बसा हुआ था, इसलिए मरने के बाद लोगों को नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता था। कहीं कहीं शवों को जलाने की भी साक्ष्य प्राप्त हुए, तो शवों को जलाने के बाद जो राख प्राप्त होते थे उस राख को या उस अवशेष को, भस्मावशेष को खेतों में डाल दिया जाता था। अब अगला और अंतिम पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, हड़प्पा के पतन के कारण क्या थे। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस तरह से हुआ था। तो हम सभी ये जानते हैं कि कोई भी चीजों का जिस तरह से उत्थान होता है यानी विकास होता है, उसी रफ्तार से उसका पतन भी होता है। उसी तरह हड़प्पा सभ्यता जितनी तेजी से विकसित हुई थी उतनी ही तेजी से उसका पतन भी हुआ। हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। इसके पतन के कई कारण थे। पहला, विदेशी आक्रमण। विदेशियों के बार बार आक्रमण के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ, क्योंकि विदेशियों ने हड़प्पा वासियों की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी थी। इस वजह से हड़प्पा का पूरी तरह पतन हो गया। दूसरा पॉइंट, प्रशासनिक शिथिलता। हड़प्पा के अंतिम चरण में प्रशासन में काफी शिथिलता यानी कि कमजोरियां आ गई थी, कमियां उत्पन्न हो गई थी। प्रशासनिक व्यवस्था काफी शिथिल पड़ गया था, जिसके कारण बड़े बड़े साम्राज्य इसका विनाश के कगार पर पहुंच गया और राजाओं के द्वारा किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। इस वजह से भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। तीसरा, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ, जैसे बाढ़, सुखाड़, महामारी, जलवायु परिवर्तन। इन तमाम प्राकृतिक आपदाओं के कारण हड़प्पा सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गया। अंतिम पॉइंट, आर्थिक कारण। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन में सबसे महत्वपूर्ण कारण आर्थिक कारण भी माना जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण में उद्योग धंधों में काफी गिरावट उत्पन्न हो गई थी। कुछ राजनीतिक और कुछ विदेशी हमले के कारण भी इसकी हालात बिगड़ गई थी। उद्योग धंधे धीरे धीरे पतन के कगार पर पहुंच गए। राजाओं के द्वारा किसी भी प्रकार की लोगों को सुविधा नहीं दी गई, जिसके कारण पूरी तरह से हड़प्पा सभ्यता का पतन या विनाश हो गया। इस तरह से आज ये पहला लेसन समाप्त हो गया।